हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज का हमारा टॉपिक सिनेरियो एंड एमसीक्यू बेस्ड का, ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हम नर्सिंग प्रायोरिटीज़ पढ़ी हैं। इसमें भाई डिफरेंट डिफरेंट हमने क्वेश्चंस लिए, उनसे रिलेटेड टॉपिक के हमने नर्सिंग प्रायोरिटीज़ पढ़ी, पूरा प्रोसीजर पढ़ा। वही स्टेप के बाद नर्स क्या करेगी, स्टेप के बाद हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, हर स्टेप के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सारे के सारे वो डिटेल में किए और उसके नोट्स भी बनवाए थे। ठीक है, वो आज का हमारा पार्ट है, पार्ट 3। और ये कॉम्प्लेक्स केयर के ऊपर बेस है पूरा पूरा पार्ट। जो पार्ट 3 हमारा कॉम्प्लेक्स, जो कि एनक्लेक्स है हमारे पास, एनक्लेक्स सॉन्डर्स, जो हमारे सॉन्डर्स की बुक है उसका, जिसमें कॉम्प्लेक्स केयर एक यूनिट दे रखी है, उसके ये सारी एमसीक्यू आज हम सोल्व करेंगे। और उसके रैशनल भी पढ़ेंगे, भाई किस रीजन से ये आंसर इसका करेक्ट हुआ है। ठीक है, और ये नोरसेट, ईएसआई, सीआरआरबी, डीएसएसबी, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एसजीपीआई, सभी मतलब जो भी हमारे नर्सिंग के कम्पिटिटिव एग्जाम में, उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है कॉम्प्लेक्स केयर के ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केयर में सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास आता है, एक क्लाइंट हैड 1000 ml बैग ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन 0.9% सोडियम क्लोराइड हंग एट 3 बजे। मतलब 3 PM पर 3 बजे 1000 ml का बैग, भाई नर्स ने उसके पेशेंट को लगाने के लिए, ड्रिप लगाने के लिए आईवी सेट लगाया। ठीक है, और उसमें क्या क्या मिक्स था, 5% डेक्सट्रो था और 0.9% एनएस था उसके अंदर। द नर्स मेकिंग राउंड, नर्स ने राउंड कब किया, 3:45 पे। मतलब कितना गैप हुआ है, 45 मिनट्स के बाद नर्स ने राउंड किया। फाइंड्स दैट द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग, क्लाइंट क्या कंप्लेन कर रहा है, पाउंडिंग हेडेक्स, उसको पाउंडिंग हेडेक हो रहा है। डिस्पनिक मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। एक्सपीरियंस चिल्स, उसको चिल्स होने लग गए। एंड अप्रेजिव, ठीक है, विद एन इंक्रीज पल्स रेट, और उसकी पल्स रेट क्या हो गई, बढ़ गई है, हार्ट रेट उसकी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, द इंट्रावेनस बैग हैज 400 ml लेफ्ट, ये आप याद रखेंगे। मतलब सिनेरियो एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका होता है, भाई जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए जब आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तब। ठीक है, उसके बाद अपने ऑप्शन पे जाइए और उनको सोल्व कीजिए। तो इसमें क्या बताया, 1000 ml था, 400 ml यूज हो गया, तो 600 ml, मतलब 400 ml बैग में मतलब 600 ml यूज हो गया। यूज कितना हुआ हमारे पास, 600 ml। तो नर्स शुड टेक विच एक्शन फर्स्ट, तो नर्स पहला एक्शन क्या लेगी। मतलब इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भाई 1000 ml का बैग लटकाया था, जो कि नर्स ने 45 मिनट बाद जो राउंड किया उसमें उसके 600 ml इंजेक्ट हो चुका था और बैग में 400 ml बच रहा था। ठीक है, 45 मिनट में 600 ml बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नर्स क्या करेगी, और कंप्लेन कर रहा है क्लाइंट, भाई उसको हेडेक हो रहा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, एंड एक्सपीरियंस चिल्स फील कर रहा है उसको, और हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है। तो ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। स्लो द आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। सिट द क्लाइंट अप इन बेड, भाई क्लाइंट को भाई उसकी सीटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। रिमूव द आईवी कैथेटर, आईवी कैथेटर को रिमूव कर देंगे। फिर कॉल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब इसमें अब इन ऑप्शन को सोल्व करते हैं, एलिमिनेट टेक्निक भी बताएंगे आज के क्वेश्चन में, भाई कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को और कैसे करेक्ट करते हैं। अब कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अब हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन में जा सकता हो, तो उस कंडीशन में हम करते हैं कॉल फॉर हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। रिमूव फॉर आईवी कैथेटर, इसको क्यों नहीं, रिमूव फॉर आईवी कैथेटर को, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। कैसे गलत हुआ, अगर हम आईवी कैथेटर को रिमूव कर दिया तो हम और मेडिकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो भी मेडिकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, तो हम आईवी कैथेटर भी रिमूव नहीं करना है। इसका रीजन ये होगा कि भाई हमें और मेडिकेशन भी प्रोवाइड करनी है। सिट द क्लाइंट अप इन बेड, मतलब क्लाइंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है हमारे। हमसे पूछा गया है फर्स्ट नर्सिंग एक्शन, भाई हमारा पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें हुआ है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसमें ये सिम्टम आए भाई, हेडेक, डिस्निया एंड चिल्स एंड पल्स रेट इंक्रीज हो गया। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, तो उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले करते हैं हम स्लो द आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इन्फ्यूजन को हम स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से आईवी इन्फ्यूजन स्लो करने के बाद सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये हो जाएगी, एंड सेकंड प्रायोरिटी हमारी हो जाएगी भाई पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। तो पहली पूछी तो पहले हमारा होगा आईवी इन्फ्यूजन को हम स्लो कर देंगे। तो ये था हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। आंसर ए इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे किया हमने भाई, हर एक क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करते जाइए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिनेरियो बेस में सबसे अच्छी टेक्निक होती है एलिमिनेशन टेक्निक। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि पैक डेड रेड ब्लड सेल्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए फीमेल क्लाइंट विद एनीमिया हु हैज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 7.6 ग्राम पर DL। ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर दिया भाई, इसका कितना था। हिमेटोक्रिट लेवल उसका बताया 30%, दैट इज 0.30। द नर्स टेक
द क्लाइंट्स टेम्परेचर बिफोर हैंगिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर हमारे पास बताया गया है इसका 38.1 डिग्री सेल्सियस ओरली, ठीक है। विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, सबसे पहले नर्स एक्शन क्या लेगी, तो इसमें क्या क्या बताया भाई, इसका हीमोग्लोबिन की वैल्यू दे दी गई है, हीमेटोक्रेट की वैल्यू दे गई है, और मेन जो हाईलाइट करके बताया गया है इसमें क्या है कि उसका टेम्परेचर 38.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल कितना होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल होता है। इस पेशेंट में 38.1 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसको हमें क्या लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका करना है, जिसमें मेनली क्या देना है, हमें आरबीसी उसके लगानी है पेशेंट के। अब मान लो, अब चलो ऑप्शन पढ़ते, बिगिन द ट्रांसफ्यूजन एज प्रेस्क्राइब, मतलब हम ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे जैसा हमने डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है। एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामाइन एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन, उसको एक एंटी हिस्टामाइन एडमिनिस्टर करके और ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देंगे। फिर है एडमिनिस्टर 2 टैबलेट्स ऑफ एसिटोमिनोफेन, जिसको पीसीएम भी बोलते हैं, एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन, भाई 2 पीसीएम देके और उसको ट्रांसफ्यूजन बिगिन कर देंगे। चौथा हमारे पास डिले हैंगिंग द ब्लड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, भाई ब्लड को टांगने को हम डिले कर देंगे और सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो इसमें से क्या हो सकता है ऑप्शन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हीमोग्लोबिन दे दिया, हीमेटोक्रेटिक, और बताया गया है कि मेन हाईलाइट ये किया गया भाई उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस नर्स में क्या करेगी, बिगिन द ट्रांसफ्यूजन एज प्रेस्क्राइब। तो इसमें हम ये ऑप्शन हमारा पहला क्यों गलत होगा, क्योंकि हम अगर उसका बढ़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो इन्फेक्शन को भी शो कर सकता है, मे शो इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन शो कर सकता है। उस केस में अगर हम उसको आरबीसी ट्रांसफर कर देते हैं तो उस केस में उसको कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन गलत होगा। अब है एडमिनिस्टर एंटी हिस्टामाइन, कोई भी एंटी हिस्टामाइन इंजेक्ट करके फिर उसको ब्लड ट्रांसफर स्टार्ट करते हो, ऑप्शन भी गलत होगा। ये क्यों होगा, एंटी हिस्टामाइन हम उसको देंगे क्यों, एंटी हिस्टामाइन किसी भी एलर्जिक कंडीशन में दी जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी एलर्जिक कंडीशन का जिक्र नहीं किया गया है, तो उसमें एंटी हिस्टामाइन देने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। अब एडमिनिस्टर 2 टैबलेट्स ऑफ पीसीएम एंड बिगिन द ट्रांसफ्यूजन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बता दिया भाई पीसीएम दे दो उसको, हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी पेशेंट को कोई भी टैबलेट नहीं दे सकते। अब पीसीएम के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। अब जब तक बिना उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा तो हम उसको टैबलेट कोई भी नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बचा ये फोर्थ ऑप्शन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज फोर्थ, भाई हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिले कर देंगे और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब आगे है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम, भाई वो उसको पीसीएम देने के लिए प्रेस्क्राइब करता है, इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए सुझाव देता है, कुछ भी देता है, वो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम। नर्स का फर्स्ट एक्शन यही रहेगा, अगर उसका क्लाइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको भाई डिले करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट नहीं करते, और एंटी हिस्टामाइन हम एलर्जी कंडीशन में देते हैं, और पीसीएम हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर 4 इज करेक्ट, दैट इज आंसर 4, ये हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारा आंसर 4 करेक्ट हो गया इस कंडीशन में, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स केयर का भाई अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग, भाई नर्स केयर कर रही है ऑफ ए क्लाइंट एक्सपीरियंस एक्यूट लोअर जीआई ब्लीडिंग इन डेवलपिंग ऑफ प्लान ऑफ केयर विच प्रायोरिटी प्रॉब्लम शुड द नर्स असाइन टू द क्लाइंट, भाई उसको क्लाइंट को क्या असाइन करेगी नर्स, भाई उसको इस क्वेश्चन में बताया गया है भाई उस जो नर्स है एक क्लाइंट की केयर कर रही है, उसमें एक्यूट मतलब अचानक से लोअर जीआई में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, लोअर जीआई ब्लीडिंग में उसकी ब्लीडिंग हो रही है, ये आप हाईलाइट कर देंगे। डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर विच प्रायोरिटी प्रॉब्लम शुड द नर्स असाइन द क्लाइंट, सबसे पहली नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी। अब सबसे पहला आता हमारे पास क्या, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्यूट ब्लड लॉस, भाई एक्यूट ब्लड लॉस के कारण उसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो रहा है, तो ये हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी होगी, डायग्नोस होगा। दूसरा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रिलेटेड टू एक्यूट ब्लीडिंग, भाई रिस्क ऑफ एक्सपिरेशन है रिलेटेड टू एक्यूट ब्लीडिंग, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि भाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू एक्यूट डिजीज प्रोसेस एंड मेडिकेशन, भाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है किसकी वजह से, एक तो एक्यूट डिजीज कंडीशन उसकी वजह से और कोई मेडिकेशन की वजह से, एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, या फिर उसको इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का हम डायग्नोस बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको लास्ट से करते हैं भाई। जैसे
इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, अगर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, ओनली इस क्वेश्चन में ये बताया भाई एक्यूट जीआई ब्लीडिंग हो रही है, इसमें कोई भी ना तो माल अब्जॉर्प्शन का बताया और ना कोई अलग से डिजीज कंडीशन की बताई, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन तो होगा कैसे, और वो भी एक्यूट कंडीशन की है। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस जब होता है जब वो थोड़ी क्रोनिक टाइप में हो जाए या फिर लंबे समय के लिए चले, ठीक है। बॉडी रिक्वायरमेंट से लेस, मतलब ना तो इसमें ये बताया भाई इनटेक कितना कर रहा है, तो इस वजह से हमारे ऑप्शन गलत हो गया। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू एक्यूट डिजीज कंडीशन मेडिकेशन, इसमें मेडिकेशन आ गया इसमें, लेकिन मैं क्वेश्चन में मेडिकेशन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और ना ही कहीं भी इन्फेक्शन का जिक्र किया गया है, इसमें ओनली एक्यूट जीआई ब्लीडिंग का डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ये ऑप्शन सेकंड नंबर क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बताया गया है, बल्कि अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में एस्पिरेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अपर जीआई में ब्लीडिंग होती है या फिर जो हमारे ट्रैकिया वगैरह में यहाँ पे ओरल ब्लीडिंग होती है, उस केस में हमारे एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या बताया गया भाई, लोअर जीआई में ब्लीडिंग है, दैट इज लोअर जीआई ब्लीडिंग। लोअर जीआई ब्लीडिंग में एस्पिरेशन का रिस्क कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट एस्पिरेट कर ही नहीं सकता लोअर जीआई ब्लीडिंग में। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया है, दैट इज डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्यूट ब्लड लॉस। अब इसमें बताया भाई उसका एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, मान लो चाहे लोअर जीआई में हो चाहे अपर में, उसका अगर ब्लीडिंग हो रही है उसकी एक्यूट रूप में हो रही है, मतलब अचानक से हो रही है, तो उसमें उसका क्या होगा भाई, ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्यूट ब्लड लॉस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर फर्स्ट इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लोअर जीआई की इसमें ब्लीडिंग थी। अब अगला क्वेश्चन आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज असेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इन a client with a chest injury who had just returned from the recovery room following a thoracotomy with wedge shape resection. What are the expected assessment findings? Select all that applied. इसको हम साटा भी बोलते हैं, select all that apply। ये क्वेश्चन कई बार बहुत ज़्यादा बार आ जाते हैं। तो इसमें भाई ये बताया गया है, इसमें भाई किसी पर्सन में उसकी चेस्ट इंजरी हुई थी, उसके लिए उसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा रखा है, आईसीडी लगा रखी है उसमें, तो और उसकी थोरैकोटोमी हुई थी, तो उसकी असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट फाइंडिंग में क्या क्या होगा, मेनली आईसीडी का क्वेश्चन है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज जो ट्यूब होती है हमारी, उसका ये क्वेश्चन है कि भाई किसी पेशेंट में चेस्ट ट्यूब लगा रखी है, उसमें क्या क्या हम असेसमेंट करेंगे, भाई कौन सी नॉर्मल है कौन सी अब नॉर्मल है। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सेसिव बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। जो वाटर सील चैम्बर है ना उसमें बहुत ज़्यादा बबलिंग होने लग रही है, ठीक है। विग्रियस बबलिंग, अगला ऑप्शन विग्रियस बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। जो सक्शन कंट्रोल चैम्बर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें बबलिंग होने लग रही है, विग्रियस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगला ऑप्शन ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन बिलो द क्लाइंट चेस्ट। जो क्लाइंट की चेस्ट है उसके नीचे ड्रेनेज सिस्टम को आईसीडी बैग को लगाया गया है। 50 ml ऑफ ड्रेनेज इन द ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर, मतलब जो ड्रेनेज चैम्बर है हमारे पास जहाँ पर वो ड्रेनेज कलेक्ट हो रहा है वो 50 ml भर चुका है, ठीक है। ओक्यूलजिव ड्रेसिंग इज प्लेस ओवर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइड, मतलब जहाँ पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर रखी है वहाँ के ऊपर ओक्यूलजिव ड्रेसिंग करेंगे टू प्रिवेंट द न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ द वाटर इन द ट्यूब इन द वाटर सील ड्रेनेज ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो और उसमें बताया गया भाई जो वाटर सील चैम्बर है ना उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है जब पेशेंट इनहेल कर रहा है और एक्सहेल कर रहा है, तो ठीक है। अब आईसीडी में चलिए इनको करते हैं, देख अगर पहला ऑप्शन है एक्सेसिव बबलिंग, भाई अगर वाटर सील चैम्बर में एक्सेसिव बबलिंग शो हो रही है तो ये क्या करेगा, ऑप्शन फर्स्ट में क्या बताया, एक्सेसिव बबलिंग, दैट इज एक्सेसिव बबलिंग। एक्सेसिव बबलिंग क्या शो कर रही है, दैट इज लीकेज, लीकेज शो कर रही है ये, तो ये अब नॉर्मल है, दैट इज अब नॉर्मल, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है इसकी। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या कह रहे हैं, विग्रोस बबलिंग, इसमें भी बहुत खतरनाक तरह की बबलिंग हो रही है सक्शन कंट्रोल चैम्बर में। विग्रस बबलिंग में भी, दैट इज विग्रस बबलिंग में भी यही है भाई, लीकेज हो रही है एयर की, जिसकी वजह से वो आईसीडी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो ये हो गए गलत, ठीक है। अब बचे कौन से भाई, ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन बिलो द चेस्ट लेवल, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई कि भाई जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास उसको हमने जो क्लाइंट की चेस्ट लेवल है उससे बिलो रख रखा है, ताकि ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स भाई वो आराम से उसका ड्रेनेज जो कलेक्शन है वो आराम से ड्रेनेज बैग में कंप्लीट कवर हो सके, ठीक है। अब 50 ml ऑफ ड्रेनेज इन द ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर, जो हमारे पास ड्रेनेज का कलेक्शन चैम्बर है, जो हमने ड्रेनेज बैग लगा रखा है, आईसीडी बैग लगा रखा है, उसमें 50 ml ड्रेनेज कलेक्ट हो चुका, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ये भी असेसमेंट फाइंडिंग है कि भाई नर्स ने असेस किया भाई 50 ml ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर में आ चुका। अब अगली आते हैं ओक्यूलजिव ड्रेसिंग, हाँ ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ओक्यूलजिव ड्रेसिंग करते हैं, ओक्यूलजिव ड्रेसिंग इसका रैशनल क्या है, ओक्यूलजिव ड्रेसिंग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द न्यूमोथोरैक्स, टू प्रिवेंट द न्यूमोथोरैक्स मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन द थोरेसिक कैविटी, न्यूमोथोरैक्स।
न्यूमोथोरैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम जो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट है उसके ऊपर एक्वल्जिव ड्रेसिंग करते हैं ताकि हवा एंटर ना कर पाए, और हवा एंटर नहीं करेगी तो पेशेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं न्यूमोथोरैक्स डेवलप होने की वजह से। तो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन करेक्ट है। अब छठा है फ्लैक्चुएशन ऑफ वाटर। अब जो वाटर सील चैम्बर होता है ना उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन, तो इनहेलेशन जो हमारा वाटर होता है वाटर मूव अपवर्ड, वाटर मूव अपवर्ड, ठीक है, पानी है वो फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगा। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वाटर मूव्स डाउनवर्ड, दैट इज वाटर मूव डाउनवर्ड, वाटर डाउनवर्ड जाने लग जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बताया कि भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है वाटर में ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान वाटर में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, दैट इज कौन कौन से 3, 4, 5, 6, ये ऑप्शन हमारे पास इसके करेक्ट आंसर हो गए 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो चलिए अब अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये हमारा वाटर सील चैन ड्रेनेज का ये क्वेश्चन था। अब अगली है, द क्लाइंट इज ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद पार्शियल थिकनेस बर्न टू हिज फेस, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट आफ्टर ट्राइंग टू पुट आउट कार फायर। मतलब इस ये क्वेश्चन है बर्न से रिलेटेड है। वही इसमें बताया गया है वही एक क्लाइंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसका पार्शियल थिकनेस बर्न उसको हुआ है, कहाँ कहाँ पर, फेस पर, नेक पर, आर्म पर, चेस्ट पर, ठीक है। कार फायर लग गई थी जिसकी वजह से उसका मतलब पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, मोस्ट ऑफ पूरी बॉडी जल गई है जिसमें फेस, नेक, आर्म्स एंड चेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। द नर्स शुड इंप्लीमेंट विच नर्सिंग एक्शन फॉर द क्लाइंट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मतलब ये भी ज्यादा ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, साटा वाला। इसमें नर्स क्या क्या कौन कौन से इंप्लीमेंट करेगी, मतलब एक्शन करना है इसमें, नर्सिंग एक्शन। उसमें पहला क्वेश्चन था हमारे पास असेसमेंट का, लेकिन इसमें इंप्लीमेंटेशन का ही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, हम उसके फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। असेस फॉर एयरवे पेटेंसी, एयरवे पेटेंसी के लिए उसको चेक करेंगे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब, जितनी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब ऑक्सीजन किया हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। प्लेस ए कूलिंग ब्लैंकेट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर एक कूलिंग ब्लैंकेट डालेंगे। एंड अगला हमारे पास एलिवेट एक्सट्रीमिटीज इफ नो फ्रैक्चर आर प्रेजेंट, अगर उसे कोई भी फ्रैक्चर प्रेजेंट नहीं है तो उसके एक्सट्रीमिटीज को हम एलिवेट कर देंगे। एंड प्रिपेयर टू गिव ओरल पेन मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब, और उसको ओरल पेन मेडिकेशन हम देंगे जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। बर्न के केस में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन पहला तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड बता रहा है। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड हम कभी नहीं करते हैं, इंक्रीज फ्लूइड करते हैं हमेशा, दैट इज इंक्रीज फ्लूइड। हम फ्लूइड को हमेशा इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ बर्न, ठीक है। असेस फॉर एयरवे पोटेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका कि भाई हम एयरवे पोटेंसी के लिए उसको असेस करते हैं। सबसे पहले ABC ही आता है हमारे पास, जिसमें एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी सबसे पहले यही है बर्न के केस में कि भाई उसके एयरवे पोटेंसी को हम असेस करेंगे। अगला ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बर्न के पेशेंट में हम ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। अब प्लेस ए कूलिंग ब्लैंकेट ऑन द क्लाइंट, ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि हम पेशेंट को के ऊपर कूलिंग ब्लैंकेट कभी नहीं डालते क्योंकि उससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उससे बढ़ जाता है, ठीक है। एलिवेट एक्सट्रीमिटीज इफ नो फ्रैक्चर आर प्रेजेंट, बस उसको अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है तो उसकी एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट कर देंगे। ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, दैट इज ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम लॉस, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस, फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन हो जाएगी, रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा तो पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक। शॉक को प्रिवेंट करने के लिए टू प्रिवेंट शॉक एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज, एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज। अब एक्सट्रीमिटीज हमने एलिवेट कर दी जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कम्स इनटू सेंट्रल ऑर्गन, सेंट्रल ऑर्गन्स के पास ब्लड आ जाएगा, सेंट्रल ऑर्गन्स या फिर और वाइटल ऑर्गन्स के पास ब्लड आ जाएगा फ्रॉम पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी से जो हमारे सेंट्रल के वाइटल ऑर्गन्स है उनके पास ब्लड आ जाएगा। इसलिए हम पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करते हैं, क्यों, क्योंकि बर्न के केस में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन का रिस्क होगा और पेशेंट शॉक में जाएगा, और शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करते हैं ताकि जो पेरीफेरी में जो भी ब्लड है वो हमारे सेंट्रल के वाइटल ऑर्गन्स है ना उनके पास आराम से पहुंच जाए और वाइटल ऑर्गन्स अपनी फंक्शनिंग आराम से कर सके। अब छठा ऑप्शन है हमारे पास प्रिपेयर टू गिव ओरल मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब, कि भाई हम उसको ओरल मेडिकेशन देंगे, पेन मेडिकेशन, क्योंकि बर्न के पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो उसको ठीक करने के लिए हम पेन मेडिकेशन देंगे ओरली। अब इसमें एक वर्ड आ गया ओरली जो कि इसके पूरे क्वेश्चन के सीक्वेंस को बदल देगा, दैट इज ओरल पेन, ओरली मेडिकेशन। अब ओरली मेडिकेशन हम इसमें नहीं देते, ओरली नॉट यूज्ड,
ओरली मेडिकेशन यूज़ नहीं की जाती, क्यों? क्योंकि इसमें मसल लॉस हो जाती है। ओरल मेडिकेशन मतलब इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसमें अब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी, ठीक है, और लेस बायो अवेलेबिलिटी, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा असर नहीं पड़ेगी। सजेस्टेड रूट कौन सा होता है? रूट किस रूट से देते हैं हम? मेनली IM इंजेक्शन देते हैं। IM इंजेक्शन इज गिवन इन केस ऑफ बर्न, और मेनली कहाँ पे देते हैं इसमें? दैट इज एग्जाम्पल ट्राइसेप्स मसल पर, ट्राइसेप्स मसल्स के ऊपर हम ये IM इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ बर्न। तो ये ऑप्शन में हमारे पास गलत होगा, क्योंकि इसमें ओरल मेडिकेशन के बारे में बताया गया है। तो हमारे इस आंसर के कौन कौन से ऑप्शन सही हुए इसके? दैट इज सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। जो हमारे पास 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है इस आंसर के बर्न वाले टॉपिक के, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया है इन केस ऑफ द बर्न। भाई ये इनका हमने रैशनल बता दिया भाई, ये ऑप्शन क्यों क्यों गलत है और ये ऑप्शन क्यों ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मतलब एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का क्लाइंट है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। द इनिशियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसका ब्लड ग्लूकोज सबसे पहले कितना था? दैट इज 950 mg/dl। ए कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज इनिशिएटेड अलोंग विद IV रिहाइड्रेशन विद नॉर्मल सलाइन एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इसको हाईलाइट कर देते हैं। द सीरम ग्लूकोज लेवल डिक्रीज टू 240। अब जितना इसमें पहले था 950 था, 950 से सीधा 240 mg/dl आ गया। द नर्स वुड नेक्स्ट प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच मेडिकेशन। तो नर्स उसको क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करेगी सबसे पहले? अब ऑप्शन है पहले एन एम्पूल ऑफ 50% डेक्सट्रोज, 50 ml 50% डेक्सट्रोज का एक एम्पूल इंजेक्ट कर देगी, या फिर NPH इंसुलिन ही देगी उसको, जो NPH इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग वो देगी सबकुटेनियसली। अगला ऑप्शन हमारे पास IV फ्लूइड्स कंटेनिंग डेक्सट्रोज, उसको जो IV फ्लूइड्स देगी जिसमें डेक्सट्रोज कंटेन होता है, या फिर फिनाइटोइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ द सीजर, या फिर उसको फिनाइटोइन जो कि एंटी सीजर हमारी मेडिकेशन होती है जिसका साइड इफेक्ट होता है होट मलाई का, जो कि हम सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, उसका यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया भाई? उसका सबसे पहले शुगर था 950 mg/dl, 950 mg/dl, उसमें इंसुलिन लगाया, इंसुलिन लगाने की वजह से उसका कितना हो गया? 240 mg/dl उसका ब्लड शुगर आ गया, ठीक है। 950 से सीधा 240 mg/dl। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एन एम्पूल ऑफ 50% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज का हम कभी भी यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं अराउंड 10% या फिर 25% डेक्सट्रोज तक हम यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करना पड़े तो भी। NPH इंसुलिन तो हम देंगे नहीं, क्योंकि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क में जा सकता है, क्योंकि 950 mg/dl से सीधा 240 पे आ गया है। तो अगर हम उसको और इंसुलिन देंगे, चाहिए सबकुटेनियसली दो, तो उससे क्या होगा? पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया, रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है अगर हम इंसुलिन उसको और देते हैं। तो IV फ्लूइड कंटेनिंग डेक्सट्रोज, हाँ हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है भाई 950 से 240 पे आ गया। अब 240 उसके लिए जिस बंदे का अगर 950 शुगर रहती है, 950 mg/dl रहती है, उसका अगर एकदम से 240 mg/dl आ जाएगा तो उसके लिए वो हाइपोग्लाइसीमिया है, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कम अमाउंट में IV फ्लूइड के साथ हम डेक्सट्रो दे देंगे, दैट इज 5% या फिर 10% डेक्सट्रोज हम यूज़ करते हैं IV फ्लूइड के साथ टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया कोमा, ठीक है। अब फिनाइटोइन हम इसमें देते ही नहीं है। अब हमारी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन 3, जो कि हम यूज़ करते हैं IV फ्लूइड्स कंटेनिंग डेक्सट्रोज हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को IV फ्लूइड्स में लगा के इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर देखो अगर 950 mg/dl किसी की शुगर है, एकदम से 240 आएगी, उसका बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल डाउन आ जाएगा इसमें, इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसकी वजह से क्या होगा भाई? पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम डेक्सट्रोज देंगे। डेक्सट्रोज देने के कुछ समय बाद जब उसका शुगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, उसके बाद हम इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर हम इंसुलिन कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में, ठीक है। समझ में आ गया ये? आई होप आप ढंग से समझ रहे होंगे इनको। ये हमारे NCLEX सॉन्डर्स के 8th एडिशन जो बुक है, 8th एंड 9th एडिशन, उसमें कॉम्प्लेक्स केयर का चैप्टर दे रखा है, यूनिट दे रखी है सबसे लास्ट में, उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और उनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया, दैट इज आंसर 3। आंसर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास
द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद मल्टीपल ट्रोमा हु इज एट रिस्क ऑफ फॉर डेवलपिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। भाई एक क्लाइंट है वो रिस्क पे है, उसका क्या हुआ, मल्टीपल ट्रोमा हुआ है और वो किसके रिस्क पे है भाई, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के सिंड्रोम के होने का चांसेस है, मल्टीपल ट्रोमा उसको हुआ है। द नर्स शुड असेस फॉर विच अर्लीस्ट साइन फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो नर्स किस चीज़ के लिए असेस करेगी, मतलब इसमें सबसे मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो हमारे पास ARDS होता है, ARDS का अर्लीस्ट साइन क्या होता है, इसमें क्या पूछा गया है, दैट इज ARDS का अर्लीस्ट साइन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसका, भाई सबसे पहला उसने दिया बायलेटरल विजन, भाई उसके दोनों लंग्स है ना, दोनों ब्रोंकस है, उनमें विजिंग साउंड आएगी। ठीक है, इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, भाई उनमें उसमें क्रैकल साउंड हो जाएगी। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, भाई उसके जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना, उनमें जो मसल्स हैं वो रिट्रैक्ट होने लग जाएंगे, मतलब जब वो इनहेल करेगा तो वो अंदर की तरफ जाने लग जाएंगे। या फिर इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, भाई उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करते, बायलेटरल विजिंग ये अस्थमा के केस में होती है, दैट इज इन केस ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, ARDS में सबसे पहले जो हमारे पास साइन आता है, ARDS में सबसे पहले आता है हमारे पास इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। उसके बाद जो हमारे बाकी सिम्टम्स है वो भी आते हैं इसमें, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, एसिमेट्रिकल चेस्ट, डिस्निया, ये हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं बाद वाले इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लेकिन जो हमारा अर्लीस्ट सिम्टम होता है वो हमारे पास होता है दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। तो हमारे पास जो आंसर फोर्थ है ना, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आंसर 4 इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन इनको देखते हैं, इंस्पिरेटरी क्रैकल्स जब होते हैं हमारे पास, जब हम क्रैकल्स जब होते हैं जब फ्लूइड फील्ड इन बेस ऑफ द लंग्स, जब लंग्स के बेस में जब कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है उस केस में क्रैकल साउंड होती है। एग्जांपल है इसके, जैसे न्यूमोनिया में क्रैकल साउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस केस में क्रैकल साउंड प्रेजेंट हो जाती है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन भी होने लग जाते हैं, लेकिन ये लेट स्टेज पर होते हैं। इनिशियली हमारा जो सिम्टम होता है, अर्लीस्ट साइन होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, वो हमारे पास होता है दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर 4। आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। भाई ARDS का सबसे पहला अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा है, दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। इसमें पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से और उसकी वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती चली जाएंगी। एंड जो लेट साइन है उसमें इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार भाई इसमें अर्लीस्ट साइन पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा भाई, आंसर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, द नर्स इज केयरिंग, भाई नर्स केयर कर रही है किसकी, ऑफ क्लाइंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। भाई क्लाइंट को क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज की डिजीज कंडीशन अराइज हो रखी है, ऑन कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट रीनल थेरेपी। क्या है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये बताया गया, इसको हाईलाइट कर दिया। विदाउट द यूज ऑफ हीमोडायलिसिस मशीन, भाई उसमें हीमोडायलिसिस मशीन का यूज नॉट यूज बताया रखा है, विदाउट। द नर्स डिटरमाइंस दैट विच पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग सक्सेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट। मतलब इसमें बताया गया भाई क्रोनिक किडनी डिजीज का CKD का पेशेंट है हमारे पास, CKD का, और उसमें क्या चल रहा है, इसमें CRRT चल रही है। CRRT क्या होता है हमारे पास, दैट इज कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट रीनल थेरेपी। ये किस केस में करते हैं, जब ये दिस इज यूज्ड व्हेन जब डायलिसिस इज नॉट टॉलरेटेड बाय द पेशेंट। जब पेशेंट से हीमोडायलिसिस टॉलरेट नहीं हो पाता तो उस केस में हम CRRT करते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट रीनल थेरेपी। इसमें हम फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, जो जिन पेशेंट में अगर हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर सकते, उसमें हम उसकी किडनी के फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए हम CRRT करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है भाई नर्स क्या असेस करेगी, भाई ये ट्रीटमेंट उसका सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, पहला हमारे पास मीन आर्टियल प्रेशर, दूसरा हमारे पास सिस्टोलिक BP, तीसरा हमारे पास डायस्टोलिक BP, एंड चौथा हमारे पास सेंट्रल वेनस प्रेशर, दैट इज CVP। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया,
मीन आर्टियल प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, अब इसमें क्या बताया भाई डायलिसिस मशीन का तो यूज़ किया नहीं जा रहा, लेकिन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही फ्लूइड की। तो इसमें क्या होता है भाई, फ्लूइड हमें एक कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट फ्लूइड करते रहते हैं, मतलब बॉडी में से फ्लूइड निकलेगा भी और फ्लूइड में हम कंटिन्यूस इसमें इंजेक्ट भी करते रहते हैं। तो इस केस में हम क्या चेक करते हैं, अब सिस्टोलिक बीपी हमारे पास कितना होता है, दैट इज 120 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी होता है। डायस्टोलिक होता है हमारे पास 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर हमारे पास होता है दैट इज 5 to 10 mm ऑफ Hg, ये हमारे पास होता है नॉर्मल CVP। ठीक है, मीन आर्टियल प्रेशर हमारे पास होता है 93.33 mm ऑफ Hg। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल होता है। जो MBP का फॉर्मूला, MAP का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज मीन आर्टियल प्रेशर का 2 इंटू डायस्टोलिक BP प्लस सिस्टोलिक BP डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास मीन आर्टियल प्रेशर का फॉर्मूला आता है, दैट इज 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास जो कि 93.33 mm ऑफ Hg हमारे पास मीन आर्टियल प्रेशर होता है। तो अगर इस केस में आपको याद रखनी है, जिसमें CRRT में है, CRRT में हम क्या देखते हैं, जो मीन आर्टियल प्रेशर को है, आर्टियल प्रेशर हम इसको चेक करते हैं, ये बिलो 60 नोट, बिलो 60 ये नहीं जाना चाहिए, अबव 60 ऑलवेज इंडिकेटेड, अबव 60 ऑलवेज इंडिकेटेड। मतलब इस केस में जो कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट रीनल थेरेपी है, इसमें हमारी बॉडी का फ्लूइड है वो एक मशीन में जाएगा, वहाँ से रिप्लेसमेंट होकर जो नया फ्लूइड है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में जैसे हमारी बॉडी से कुछ फ्लूइड निकला तो हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से BP डिक्रीज हो जाएगा। अगर BP भी डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से मीन आर्टियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमें करेक्ट वैल्यू देता है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर क्या वर्ड याद रखना है कि भाई जो मीन आर्टियल प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं, भाई सक्सेस रेट हुआ है नहीं है, अगर उसका 60 हमें उसको 60 mm से ऊपर रखना होता है। ये था हमारा क्वेश्चन, दैट इज कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट रीनल थेरेपी। ठीक है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी था। इसमें ये भाई क्या क्या करते हैं, हम इसमें मीन आर्टियल प्रेशर को चेक करते हैं, जो कि हमारा 60 mm ऑफ Hg से ऊपर हमेशा होना चाहिए जब हम ये थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर रही हैं। सिस्टोलिक BP भी चेक करते हैं, लेकिन ये भी इतनी एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता इस ट्रीटमेंट के बारे में, ना ही डायस्टोलिक BP दे पाता। ठीक है, सिस्टोलिक BP भी नहीं दे पाता है, डायस्टोलिक BP भी, इन दोनों का मिश्रण होता है मीन आर्टियल प्रेशर, जिसको हम दोनों सिस्टोलिक BP एंड डायस्टोलिक BP को यूज करके हम इसको मेजर करते हैं। तो हमारे पास यही जो ऑप्शन होता है ना, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें हम मीन आर्टियल प्रेशर के बारे में बताया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि हम MAP ही ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ CRRT में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है। अगला क्वेश्चन में बताया गया है द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट विद हेड इंजरी। भाई हेड इंजरी का पेशेंट है, फॉर किस कैसे मॉनिटर करे, साइन ऑफ द इंक्रीज ICP इंक्रीज हो गया है उसके लिए असेस कर रही है। द नर्स वुड नॉट विच ट्रेंड इन वाइटल साइंस इफ द ICP इज राइजिंग। मतलब इसमें इंक्रीज ICP के सिम्टम पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, इंक्रीज ICP के सिम्टम्स। भाई अगर बॉडी में इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉडी क्या क्या शो करेगी, नॉर्मल कितना होता है ये, दैट इज 5 to 15 mm ऑफ Hg, हमारा नॉर्मल ICP होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब नॉर्मल हमारा होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg, अगर ये बढ़ गया 15 से ऊपर चला गया तो हमारी बॉडी क्या सिम्टम शो करेगी, तो इसमें कुशिंग ट्राइड होता है, दैट इज कुशिंग ट्राइड। कुशिंग ट्राइड क्या होता है, इसमें एक ट्राइंगल बनता है, दैट इज जिसको हम SBI के नाम से डिनोट करते हैं, दैट इज SBI होता है। इसमें SBI का मतलब क्या होगा, इसमें हम इस SBI पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं SBI में, दैट इज सिस्टोलिक BP इंक्रीज, इसमें सिस्टोलिक BP इंक्रीज हो जाता है, B से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है पेशेंट को, मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, एंड R से इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया ट्राइड। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जो इरेगुलर रेस्पिरेशन वो कौन सी टाइप की होती है, दैट इज चाइन स्टोक रेस्पिरेशन इसमें हो जाती हैं। तो ये होता है हमारा इन केस ऑफ इंक्रीज ICP के केस में हमारे पास कुशिंग ट्राइड बनता है, जो कि SBI से हम इंडिकेट करते हैं, S से सिस्टोलिक BP इंक्रीज होता है, एंड ब्रेडिकार्डिया हो जाता है B से, और I से इरेगुलर रेस्पिरेशन जिसमें चाइन स्टोक रेस्पिरेशन होती हैं। एंड इसमें एक चीज़ हो रही है SBI के साथ साथ जो हमारा वाइड एंड पल्स प्रेशर, आप इसको याद रखेंगे, दैट इज वाइड एंड पल्स प्रेशर। जो हमारा पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक वो ज़्यादा हो जाता है, वाइड एंड पल्स प्रेशर।
अब पल्स प्रेशर क्या होता है हमारे पास, दैट इज पीपी क्या होता है, पीपी हमारे पास होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी में से अगर हम डायस्टोलिक बीपी को माइनस कर देते हैं वो हमारा पल्स प्रेशर आ जाता है। तो अगर इस केस मान लो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो गया, डायस्टोलिक बीपी हमारा सेम रहता है, सिस्टोलिक बीपी हमारा 120 होता है, 140 हो गया मान लो, 140, डायस्टोलिक बीपी हमारा 80 था, 140 में से 80 घटाएंगे तो पल्स प्रेशर हमारा आ जाएगा 60 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो वाइड एंड पल्स प्रेशर, बाई पल्स प्रेशर वाइड हो गया, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया। मेनली आप याद रखेंगे SBI, SBI से इसको डिनोट करते हैं, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, बी से ब्रेडिकार्डिया, आर सी रेगुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन होती है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की, और एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है दैट इज इंक्रीज रेस्पिरेशन, इसमें बॉडी का टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, इसमें बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और पल्स प्रेशर वाइड हो जाता है। अब इसमें पढ़ते हैं भाई क्या क्या बता रखे हैं, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर, हाँ भाई ये भी होता है। इंक्रीज पल्स, पल्स हमारी डिक्रीज होते हैं तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीजिंग तो और बाकी हमें पढ़ना ही नहीं क्योंकि इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज टेम्परेचर हाँ भाई सही होता है, डिक्रीजिंग पल्स हाँ भाई ये भी सही होता है, डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज बीपी। इसमें पर्टिकुलर बीपी तो नहीं बताएगा लेकिन इसको मान लेते हैं एक समय के लिए, बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। डिक्रीज टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग पल्स हो सकता है, तब एक ये चीज़ गलत होगी तो बाकी ऑप्शन तो हमें पढ़ने ही नहीं है। डिक्रीज टेम्परेचर भाई ये भी नहीं हो सकता, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो सकते, तो इस केस में हमारा दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है। दैट इज कौन को क्या ऑप्शन है हमारे पास ये कि भाई इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पल्स डिक्रीज हो जाएगी मतलब ब्रेडिकार्डिया, एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज बीपी, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन बी। क्योंकि इनमें देखा पहले ऑप्शन में ये वाला गलत था, इसमें ये गलत था और इसमें ये गलत है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, आंसर बी। हाँ, इसका आंसर हमारे पास बी करेक्ट हो गया है, दैट इज SBI, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, ब्रेडिकार्डिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज टेम्परेचर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लाइंट डेवलप्स एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। क्लाइंट को क्या डेवलप हो गया है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन उसको डेवलप हो गई है आफ्टर रिसीविंग मोर्फिन, और उसको मोर्फिन रिसीव हुआ था जिसकी वजह से उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गई है। द नर्स शुड प्लान टू इंस्टीट्यूट विच एक्शन। भाई नर्स क्या इन प्लान को इंस्टीट्यूट करेगी, क्या प्लान स्टार्ट करेगी, कौन सी एक्शन लेगी। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब सट्टा का ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्या बताया गया है भाई, किसी पर्सन को मोर्फिन लगाई गई क्लाइंट को जिसकी वजह से उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो गई, तो नर्स क्या नर्सिंग एक्शन प्रोवाइड करेगी। उसका पहले एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी। क्विकली असेस द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्लाइंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करेगी। डॉक्यूमेंट द इवेंट, इवेंट को डॉक्यूमेंट करेगी। इंटरवेंशन एक्शन करेगी एंड क्लाइंट रिस्पॉन्स देखेगी। कीप द क्लाइंट सुपाइन रिगार्डलेस ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, मतलब उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को बिना देखे ही क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अगला ऑप्शन लीव द क्लाइंट, भाई क्लाइंट को अकेला छोड़ देगी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करेगी। और अगला ऑप्शन है स्टार्ट एन IV इन्फ्यूजन ऑफ D5 एंड एडमिनिस्टर 500 ml बोलस, और 500 ml बोलस जो कि D5 को हम यूज कर देंगे। ये अच्छे ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट नर्सिंग एक्शन है, उनको हमें चूज करना है। तो देखिए पहला है हमारे पास एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि भाई इसमें हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर इन केस ऑफ एनाफाइलेटिक रिएक्शन, तो हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्विकली असेस द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो मोर्फिन है, मोर्फिन क्या करती है, मोर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेटरी स्टेटस को ये डिप्रेस कर देती है मोर्फिन सल्फेट, ठीक है। अगली ऑप्शन हमारे पास डॉक्यूमेंट द इवेंट, इंटरवेंशन, क्लाइंट रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, नर्स ये भी करेगी। जो भी इवेंट हुआ है, जो भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुई है, उस इवेंट को डॉक्यूमेंट करेगी एंड उसके जो जो उसने एक्शन लिए हैं, प्लान किया है, उसको इंटरवेंट किया था और इवेलुएट जो जो किया है उसको डॉक्यूमेंट करेगी, और क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी जांचेगी और उसको भी डॉक्यूमेंट करेगी। कीप द क्लाइंट सुपाइन रिगार्डलेस ऑफ द ब्लड प्रेशर रीडिंग, मतलब उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कर देगी, तो ऑप्शन हमारे पास ये गलत हो जाता है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन इसमें हम प्रोवाइड नहीं करते, इसमें हम करते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन, दैट इज ट्रेंडेनलेनबर्ग पोजीशन is used in case of एनाफाइलेटिक रिएक्शन, क्योंकि एनाफाइलेटिक रिएक्शन की वजह से पेशेंट शोक में भी जा सकता है,
ठीक है। शॉक की वजह से, शॉक को प्रिवेंट करने के लिए, फिर जिसकी वजह से उसको ट्रेनलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनके पास ब्लड प्रॉपर अमाउंट में पहुंच पाए। तो इसलिए हमारी ऑप्शन गलत हो गया 4 नंबर। 5वां लीव द क्लाइंट। अब ये तो लीव वर्ड आता ही है, ऑप्शन गलत हो गया। हमें क्लाइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना जिसमें भाई एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुई है। भाई हाँ, ये बात ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हम कॉन्टैक्ट करेंगे लेकिन हम लीव नहीं करेंगे, क्लाइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से हमारे पास ये 5वां ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है। स्टार्ट एन आईवी इन्फ्यूजन। हाँ, हम इन्फ्यूजन आईवी स्टार्ट करते हैं लेकिन D5 कभी भी यूज नहीं करते। D5 इज नॉट यूज, ऑलवेज यूज NS। हम NS का ही यूज करते हैं इन केस ऑफ एनी रिएक्शन, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हो, चाहे एनाफाइलेक्टिक की रिएक्शन हो ड्यू टू मॉर्फिन, या फिर किसी भी ड्रग्स की वजह से कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम आईवी इन्फ्यूजन तो स्टार्ट करते हैं लेकिन NS का यूज करते हैं, D5 हम यूज नहीं करते। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट मिले? एक तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस आंसर के, मतलब इस क्वेश्चन के। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत हुआ है? क्योंकि इसमें बताया गया था भाई उसको पोजीशन, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करें, जो कि हम नहीं देते। एंड अगले में थे भाई लीव द क्लाइंट, क्लाइंट को अकेला छोड़ देंगे, तो हम उसको छोड़ते नहीं है। एंड आईवी इन्फ्यूजन तक तो ठीक था और 5 ml तक भी हम ठीक मान सकते, लेकिन जो D5 बताया गया ना इसमें, ये इसको ऑप्शन को पूरे को गलत कर देता है। इसलिए हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ही हमारे करेक्ट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया। ए क्लाइंट इन शॉक डेवलप्स ए CVP of 2 mm of Hg and MAP बताया गया 60 mm of Hg विच प्रेस्क्राइब्ड इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। मतलब एक शोक का पेशेंट है, कोई भी शोक हो सकता है भाई, हाइपोवोलेमिक शोक, ऑब्स्ट्रक्टिव शोक, कार्डियोजेनिक शोक, न्यूरोजेनिक शोक, कोई सा भी शोक हो सकता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोक है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। उसमें बताया भाई जो CVP है, सेंट्रल वीनस प्रेशर है, वो आ गया हमारे पास 2 mm of Hg। भाई CVP 2 mm of Hg आ गया, जो कि नॉर्मल कितना होता है 5 से 10 mm of Hg होता है नॉर्मल CVP, वो हो गया 2। एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर हमारे पास होता है 93.33 mm of Hg, जो कि आ गया 60, वो 60 आ गया है। और CVP हमारे पास आ गया 2। ठीक है। अब इसमें पूछा गया भाई नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन इंप्लीमेंट करेगी? पहला ऑप्शन इंक्रीज द रेट ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रेट को इंक्रीज कर देगी। ठीक है। और ऑब्टेन आर्टियल ब्लड गैस रिजल्ट, आर्टियल ब्लड गैस रिजल्ट को ऑब्टेन करेगी। इंसर्ट एन कैथेटर, कैथेटर को इंसर्ट करेगी। एंड इंक्रीज रेट ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड के रेट को इंक्रीज कर देगी। तो इसमें फर्स्ट एक्शन पूछा गया, आप ये याद रखेंगे। ठीक है। इनिशिएट द रेट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, मतलब हमें इंक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं करता, हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी हमारे पास प्रायोरिटी नहीं आएगी इस केस में। इसमें पहले पूछी गई है, अभी शोक का पेशेंट है, मान लो शोक में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का पेशेंट है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई? आईवी फ्लूइड्स को इंक्रीज कर दो आप, आईवी फ्लूइड्स इंक्रीज टू ट्रीट शोक। भाई शोक को ट्रीट करने के लिए, फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट में आईवी फ्लूइड्स को इंक्रीज कर देते हैं, ऑक्सीजन का कंसेप्ट नहीं है। आर्टियल ब्लड गैस ये हमारे पास बाद का ट्रीटमेंट है भाई। उस शोक के बाद हम भाई ये चेक करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस तो नहीं हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस तो नहीं हो गया, उसके लिए हम ABG करते हैं, लेकिन ये हमारे पास प्रायोरिटी कभी भी नहीं आती। अब इंसर्ट एंड इंडवेलिंग कैथेटर, ये भी हम हमारे पास नहीं होगी। ये तो या तो स्ट्रिक्ट आईओटा चार्टिंग के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट आईओ चार्टिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर किसी को रिटेंशन या फिर इनकॉन्सिस्टेंस ऑफ यूरिन हो जाता है, उस केस में हम इनडिवेलिंग कैथेटर का यूज करते हैं। इंक्रीज, हाँ ये हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 4th नंबर, क्योंकि इसमें बताया गया इंक्रीज द रेट ऑफ द इंटरवीनस फ्लूइड, जो उसको फ्लूइड लग रहा था उसके रेट को नर्स इंक्रीज कर देगी। क्योंकि क्या हो जाता है, शोक के केस में हमें उस बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करना पड़ता है, और उसमें अगर कम हो रहा है तो जिसकी वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। अगर हमने फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने के बाद क्या होगा भाई, BP बढ़ जाएगा, और BP बढ़ गया तो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इस केस शोक के केस में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम पेशेंट को जो उसका आईवी फ्लूइड चल रहा है उसके रेट को हम इंक्रीज कर दे, ताकि बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बैलेंस हो जाए। ठीक है। अब ये शोक का ये आ गया भाई, शोक में यही हम मैनेजमेंट करते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारे पास? दैट इज आंसर 4th, आंसर 4th इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए क्लाइंट इज एट रिस्क, भाई क्लाइंट किसके रिस्क पे है? क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ फॉर शोक सेकेंडरी टू निमोनिया, डेवलप्स रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, कंफ्यूज, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गई है, ब्लड प्रेशर 92/68 mm of Hg हो गया है। द नर्स इनिशियली सस्पेक्ट विच स्टेज ऑफ
मिनिमली सस्पेक्ट विच स्टेज ऑफ द शॉक बेस्ड ऑन डाटा। मतलब ये डाटा दिया गया है, ये बीपी दिया गया है, कितना ब्लड प्रेशर दिया गया है हमारे पास 92 to 68 एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज बताई गई है, पेशेंट रेस्टलेस है एंड एजिटेटेड एंड कन्फ्यूज है। तो इस डाटा के द्वारा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास शॉक की ये कौन सी स्टेज है भाई, पहली स्टेज है, दूसरी है, तीसरी है या फिर चौथी स्टेज है। ठीक है, इसमें से ये इस डाटा को देख के हमें शॉक की स्टेज को डिसाइड करना है। तो हम स्टेज ऑफ शॉक पढ़ते हैं भाई, शॉक की कौन कौन सी हमारे पास स्टेजेस होती है। ठीक है, जिसमें पहली स्टेज आती है दैट इज स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं स्टेज फर्स्ट में। एक तो रेस्टलेसनेस, अगला सिम्टम हमारे पास आता है इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है उसकी। और क्या होता है उसके पास, कूल एंड पेल स्किन हो जाती है पेशेंट की, एंड एजिटेशन, उसमें पेशेंट में एजिटेशन होने लग जाती है। ये तो हो गया हमारे पास स्टेज फर्स्ट के सिम्टम। अब आती है स्टेज सेकंड। भाई स्टेज सेकंड में पेशेंट को क्या हो जाता है, स्टेज सेकंड ऑफ द शॉक में क्या होता है उसमें भाई, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है इसमें, दैट इज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कितनी हो जाएगी 4 to 6 लीटर पर मिनट तक ये आ जाएगी। अगला सिम्टम क्या है हमारे पास शॉक का, दैट इज सिस्टोलिक बीपी है, वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन 100 mm of Hg। सिस्टोलिक बीपी हमारा 100 mm of Hg से डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हमारी डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ स्टेज सेकंड ऑफ द शॉक। और क्या वो सिम्टम आएगा, दैट इज कन्फ्यूजन। ठीक है, और क्या आएगा, जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है ना, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, वो हमारे पास कितना आ जाता है, लेस देन 70 mm of Hg। ये हमारे पास सेकंड स्टेज के सिम्टम्स ऑफ द शॉक। पहली स्टेज में रेस्टलेसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट, कूल एंड पेल स्किन एंड एजिटेशन। और उस केस में स्टेज सेकंड के केस में क्या क्या सिम्टम आएंगे, शॉक के में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, 4 से 6 लीटर पर मिनट हो जाएगी, एंड सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाएगा 100 mm of Hg से नीचे, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, और सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कितना हो जाएगा 70 mm of Hg से डिक्रीज आ जाएगा। अब हमारे पास आती है स्टेज की थर्ड स्टेज, मतलब शॉक की थर्ड स्टेज, स्टेज थ्री में कौन कौन सिम्टम आते हैं शॉक के, उसमें आता है एडिमा, दैट इज एडिमा प्रेजेंट रहेगा पेशेंट में। और क्या रहेगा, एक्सेसिव लो बीपी, पूरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। और क्या होगा, डिसअरिथमिया कोज हो सकते हैं, दैट इज डिसअरिथमियास, कोई भी डिसअरिथमिया हो सकता है इन केस ऑफ स्टेज थर्ड ऑफ द शॉक। और क्या हो सकता है भाई, वीक थ्रेडी पल्स, जो पल्स है वो बिल्कुल वीक थ्रेडी हो जाएगी, मतलब मान लो आप +1 ग्रेड की, ठीक है, +1 इसकी ग्रेड हो गई। ठीक है, और क्या अब आती है स्टेज 4 ऑफ द शॉक। 4th स्टेज की में क्या होता है भाई, क्या क्या सिम्टम्स उसमें आते हैं। ठीक है, उसमें पहला जो सिम्टम आता है वो होता है भाई अनरिस्पॉन्सिव टू वैसोप्रेसर, दैट इज अनरिस्पॉन्सिव टू वैसोप्रेसर। जो वैसोप्रेसिन हमारे पास जो इंजेक्शन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, जो कि यूरिन आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, उससे भी ये भाई रिस्पॉन्स बॉडी शो नहीं करेगी। अगला हमारे पास आता है प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की 4 स्टेज होती हैं, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड हाइपोटेंशन, मॉडरेट हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन एंड प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। और स्लोड हार्ट रेट बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, एंड क्या आएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, उसमें मल्टीपल ऑर्गन है वो फेल हमारे पास हो जाएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का केस हमारे पास हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास स्टेजेस ऑफ द शॉक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बीपी हो 92 to 68 हो गया, तो बीपी 100 से कम आ गया, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गई। और पेशेंट में क्या क्या होगा भाई, कन्फ्यूज बता रखा है, बीपी एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेज में हमारे पास ये ऑप्शन बताए गए हैं मेनली। तो भाई स्टेज सेकंड में बीपी बता दिया, यूरिन आउटपुट एंड कन्फ्यूजन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो आपको ये स्टेजेस आपको याद करनी है इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, दैट इज स्टेज सेकंड इसका आंसर। ठीक है, 4 स्टेज होती है शॉक की, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ एंड स्टेज फिफ्थ। इसका सेकंड आंसर हमारा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हॉस्पिटलाइज फॉर हार्ट फेलियर के लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। हार्ट फेलियर एक्सेबरेशन, हार्ट फेलियर दोबारा से हुआ है, एंड सस्पेक्टेड
सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट बी एंटरिंग इन स्टेट ऑफ शोक, भाई स्टेट ऑफ शोक में पेशेंट जा रहा है ड्यू टू हार्ट फेलियर, द नर्स नोज दैट विच ऑफ द इंटरवेंशन इन प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट, इस क्लाइंट के लिए भाई क्या प्रायोरिटी रहेगी, एडमिनिस्टर ऑफ डिजोक्सिन, हम डिजोक्सिन को एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर ऑफ होल ब्लड को एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे, एंड एडमिनिस्टर ऑफ पैक्ड आरबीसी को हम एडमिनिस्टर करेंगे। तो इसको कैसे ठीक करते, चलो एलिमिनेट मेथड इसमें यूज करते हैं, दैट इज एलिमिनेट मेथड। ठीक है, एलिमिनेट मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड रेड आरबीसी, पैक्ड आरबीसी, तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बता रहा कि भाई पेशेंट को हेमरेज हो रहा है या फिर उसके सेल्स की कमी है, ब्लड की कमी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो इस केस में ऑप्शन हम रोंग कर देंगे, तो क्योंकि इसमें हम पैक्ड आरबीसी एडमिनिस्टर कभी नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, ये भी हम नहीं करते इस केस में, क्योंकि हार्ट फेलियर का केस में हार्ट फेलियर का इक्वेशन है, इसमें क्या हो जाता है, दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड ड्यू टू पंपिंग फेलियर ऑफ द हार्ट। जब हार्ट का पंपिंग फेलियर हो जाता है, मतलब हार्ट ढंग से ब्लड पंप आउट नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। तो उसमें हम और ज़्यादा इंट्रावेनस फ्लूइड इंजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, डायूरेटिक दे सकते हैं, डायूरेटिक्स आर यूज। इस केस में, हार्ट फेलियर केस में हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं ताकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए और जो एक्सेस फ्लूइड जो है बॉडी में वो सारा रिमूव हो जाए और पेशेंट की कंडीशन रिजोल्व हो जाए। तो डायूरेटिक्स यूज करते हैं, लेकिन हम इंट्रावेनस फ्लूइड का यूज नहीं करते। तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ब्लड, ये भी गलत होगा क्योंकि ब्लड तो हमें इंजेक्ट करना ही नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट का करना पड़े। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, कौन सा बचा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजोक्सिन। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजोक्सिन। अभी ये क्यों है, हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, दैट इज हार्ट फेलियर हो चाहे उसका राइट हार्ट फेलियर हो या फिर लेफ्ट हो, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज डिजोक्सिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर DL इसकी नॉर्मल होती है, जो कि पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती है, जो कि इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, डिजोक्सिन के बारे में हमारे एग्जाम बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, किस कैटेगरी की होती है, जैसी पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती है, क्या काम करती है, भाई इंक्रीज कार्डियक के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो ब्लड पंप आउट आराम से हो जाएगा, ब्लड पंप आउट हो जाएगा तो उसकी फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी क्लाइंट की। तो इसलिए हम उसको डिजोक्सिन प्रेस्क्राइब करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हार्ट फेलियर, बोथ लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, डिजोक्सिन में और भी क्वेश्चन बनते हैं, भाई इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वो कौन से होते हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, दैट इज ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है, एंड हाइपोकैलिमिया, डिक्रीज पोटेशियम लेवल को डिक्रीज कर देती है ये, और हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर देती है डिजोक्सिन टैबलेट। ठीक है, और हाइपोकैलिमिया कैन कोज डिजोक्सिन टॉक्सिटी, और डिजोक्सिन टॉक्सिटी कैन कोज हाइपोकैलिमिया, ये दोनों एक साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजोक्सिन। भाई हम डिजोक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं। आप ये वर्ड पकड़ लेना, हार्ट फेलियर वाला वर्ड है ना, ये इसको पकड़ लेना, इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिजोक्सिन। भाई हम उसको डिजोक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक, अब डिजोक्सिन के बारे में बताएगा भाई कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कौन सी कैटेगरी की। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मतलब अगर हमें सेप्सिस इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब जो जो ऑप्शन सही हैं उनको हमें सिलेक्ट करना है। अब पहला ऑप्शन, यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर यूरिन आउटपुट हो रही है, हाइपो एक्टिव बोल साउंड, भाई उसकी बोल साउंड है वो हाइपो एक्टिव हो गई है, टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, हार्ट रेट ऑफ 96 बीट की हार्ट रेट हो गई है, मीन आर्टियल प्रेशर इज 65 mm ऑफ Hg, जो मीन आर्टियल प्रेशर है उसका 65 mm ऑफ Hg हो गया है। सिस्टोलिक बीपी है क्या है वो, दैट इज 110 mm ऑफ Hg उसका सिस्टोलिक बीपी हो गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अप्लाई होते हैं, चलिए एलिमिनेट करते हैं इनको। पहले यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml पर आवर, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल ही 30 ml पर आवर होती है,
हमारे शरीर की यूरिन आउटपुट हम नॉर्मल बताएं तो 30 ml/h होनी चाहिए। 30 ml/h से अगर नीचे आती है उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन इसमें बताया 50 ml, तो 50 ml इज नॉर्मल यूरिन आउटपुट। तो ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। हाइपो एक्टिव बॉल साइन, ये भी गलत है हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, दैट इज हाइपर एक्टिव इन केस ऑफ सेप्सिस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के केस में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, अगर 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर जो भी इन्फेक्शन टेम्परेचर बढ़ जाता है उसमें इन्फेक्शन कैटेगरी में गिन लेते हैं। मतलब इन्फेक्शन की वजह से अगर बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री से ऊपर बढ़ रहा है तो उसको मान लेते हैं। हार्ट रेट 96, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल हमारे पास होती है, नॉर्मल हार्ट रेट वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसमें हो गए 96, तो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया। मीन आर्टियल प्रेशर इज 65 mm ऑफ Hg, जो हमारा मीन आर्टियल प्रेशर वो 65 mm ऑफ Hg हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सिस्टोलिक बीपी दैट इज 110 mm/Hg, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज लिख रखा है इसमें, बल्कि ये इंक्रीज होता है। जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इन केस ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस के केस में जो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ द सेप्सिस। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, दैट इज 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 आंसर। जो हमारा आंसर है वो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट इसके आंसर हो गए हैं, दैट इज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये था हमारा सेप्सिस का क्वेश्चन। भाई हम कैसे कैसे उसको डायग्नोस्ट करते हैं। यूरिन आउटपुट इसमें नॉर्मल से ऊपर बता रखी, एंड हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपो एक्टिव बॉल साउंड, और जो विशिष्ट ओलिविपी होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसमें इसमें डिक्रीज बताया गया है इस ऑप्शन में। ठीक है, हार्ट रेट तो इंक्रीज होती है इन्फेक्शन केस में, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स केयर के क्वेश्चन। तो ये टोटल हमारे पास ये क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स केयर के। एनक्लेक्स 8th एंड 9th एडिशन है जो सॉन्डर्स का, उसमें एक क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि लास्ट यूनिट है इसकी, तो उसमें से मैंने सोल्व करवाए हैं एंड श्लोक को बिल्कुल डिटेल में बताया। तो आप इसके आपके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इस पैनल के, इसका नाम है एम्स नर्सिंग नोट्स, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, या फिर अपने नोट्स खुद से भी हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। धन्यवाद।